नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सार्थक पहल जो संस्थान है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूजीसी नेट, संविदाशाला शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 से संबंधित विभिन्न विषयों के सिलेबस वाइज जो है वो वीडियो प्रदान करते हैं। एक मुहिम है हमारी, चलो बने अर्थशास्त्री। इसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस से संबंधित हो, सेकंड ईयर से हो या फाइनल ईयर से हो, एमए प्रीवियस फाइनल हो या यूजीसी नेट हो, हमारी प्लानिंग ऐसी है कि पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के वीडियो जो है वो क्रम से हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो मित्रों, आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो हमारा मनोबल को बढ़ाते हैं और आगे भी हमें और इससे बेहतर तरीके के साथ में, बेहतर टेक्निक के साथ में वीडियो प्रदान करने का साहस प्रदान करते हैं। तो मित्रों, हम आज लेके आए हैं चलो बने अर्थशास्त्री के तहत पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। तो जैसे इससे पूर्व हम मांग का नियम पढ़ चुके हैं। मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, मांग के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, मांग में संकुचन क्या है, मांग में विस्तार क्या है, विभिन्न प्रकार के मांग वक्र क्या होते हैं, गिफिन वस्तुएं क्या है, निम्न कोटि की वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स क्या है, ये पूरी की पूरी जानकारी हम इससे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो और आज हम लेके आए हैं पूर्ति। पूर्ति, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्ति से क्या तात्पर्य है। पूर्ति, सप्लाई। सप्लाई क्या है, व्हाट इज सप्लाई? तो सप्लाई, पूर्ति का तात्पर्य, पूर्ति का तात्पर्य किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो उत्पादक किसी निश्चित कीमत पर निश्चित समयावधि में बाजार में बिक्री हेतु प्रस्तुत करता है। सीधी सी बात है कि पूर्ति का संबंध किसी वस्तु से होता है और उस वस्तु के साथ साथ में एक निश्चित कीमत चाहिए और निश्चित समयावधि चाहिए। तो तीन बातें हैं, एक वस्तु, उस वस्तु की कीमत और एक निश्चित समयावधि। पूर्ति वह मात्रा है जिसे उस वस्तु का उत्पादक निश्चित कीमत और निश्चित समयावधि में मार्केट में या बाजार में बेचने के लिए तैयार रहता है। एकदम क्लियर बात हो गई। पूर्ति क्या है? पूर्ति वस्तु की उस मात्रा को कहते हैं जो एक निश्चित कीमत और निश्चित समयावधि में बाजार में बिकने के लिए तैयार होती है। अब दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे हम, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। पूर्ति जो होती है किन किन तत्वों से प्रभावित होती है? तो सबसे पहला है कीमत। काय की कीमत? उस वस्तु की कीमत, जिसे बेचना है उस वस्तु की कीमत। जैसे मांग के बारे में पढ़ा हमने, तो मांग और उसकी कीमत के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। तो बात यही करेंगे, तो कीमत और पूर्ति के बीच में सीधा संबंध पाया जाता है। वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाएगी।
जैसे जैसे कीमत बढ़ते जाती है, उसका जो उत्पादक होता है अपने स्टॉक में से अधिक मात्रा में वस्तुएं बेचने के लिए तैयार हो जाता है। बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि कीमत और उसकी पूर्ति के बीच में सीधा संबंध होता है। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। फिर है उत्पादन के साधनों की कीमतें। उत्पादन के साधनों की कीमतें। मित्रों, जो किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है तो उसके लिए 5 साधन होते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा 5 साधन माने हैं। हमारा जो अगला वीडियो होगा उत्पादन के साधनों से संबंधित होगा, उसे भी देखना न भूलिए। तो उत्पादन के वर्तमान में या आधुनिक अर्थशास्त्री जो है वो उत्पादन के 5 साधन मानते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। जब इन साधनों की या कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाती है तो उस वस्तु की कीमत, उस वस्तु की लागत बढ़ जाएगी और लागत बढ़ने से उत्पादक का लाभ कम हो जाएगा। तो इसलिए उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ेगी तो वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। सीधी सी बात है, उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ने पर वस्तु की लागत बढ़ेगी और लागत बढ़ने के कारण उत्पादक का लाभ भी कम हो जाएगा और लाभ कम होने के कारण उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। वही उत्पादन के साधनों की कीमतें कम हो जाती है तो उत्पादक के लिए उसकी लागत कम हो जाएगी, लागत कम होने से लाभ बढ़ जाएगा और उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। फिर है उत्पादन से संबंधित तकनीक। उत्पादन से संबंधित तकनीक। उत्पादन से संबंधित तकनीक। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी का सुधार होगा उत्पादन लागत कम हो जाती है और उत्पादन लागत कम होने के कारण एक तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है, तकनीक में सुधार होगा। पहले कपड़ा हाथ से बुनते थे, मशीनों से बुनने लगे, मशीनों से काम होने लगा तो कम समय में अधिक काम हो जाता है, तो इससे पूर्ति बढ़ जाती है। तो सीधी सी बात है कि उत्पादन से संबंधित तकनीक में निरंतर सुधार होते जाता है और इस सुधार होने के कारण जो है वस्तु की मात्रा में की जो पूर्ति होती है वो निरंतर बढ़ते जाती है। परिवहन व संदेश वाहन। परिवहन व संदेश वाहन। संदेश वाहन के साधन। परिवहन व संदेश वाहन के साधन। परिवहन व संदेश वाहन के साधन। परिवहन के साधन बढ़ेंगे, संदेश वाहन मतलब संचार के साधन बढ़ेंगे, लोगों को जानकारी मिलेगी कि ये वस्तु बन रही है, ये वस्तु बन रही है, उसकी मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है। फिर है उत्पादकों की रुचियां। उत्पादकों की रुचियां। उत्पादक की रुचियां, जैसे हम टेलीविजन की बात कर रहे हैं, पहले टीवी होता था और अब जो है वो एलईडी टीवी है, एलईडी फुल एचडी टीवी है। तो उत्पादक, अब जो उपभोक्ता है वो एलईडी की मांग कर रहे हैं तो उत्पादक भी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी। अब कुछ चीजें जिसका ट्रेंड ही चला गया है, अब इनका उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो उत्पादक ऐसी वस्तुओं के निर्माण में भी कोई रुचि नहीं रखेंगे और उसकी पूर्ति कम हो जाती है। फिर है प्राकृतिक दशाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक दशाएं, जो कृषि से संबंधित जो उत्पाद होते हैं उसकी पूर्ति के लिए प्रभावित करने वाला जो मुख्य घटक है वो है प्राकृतिक दशा। यानी बारिश अच्छी हो जाए तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, या अतिवृष्टि हो जाए या अनावृष्टि हो जाए, दोनों स्थितियों में जो कृषि उत्पादन जो होता है बुरी तरीके से प्रभावित होता है। फिर है सरकारी नीति। सरकारी नीति। सरकारी नीति भी उत्पादन को प्रभावित करती है, पूर्ति को प्रभावित करती है। सरकार जो है कई वस्तुओं के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगा देती है और टैक्स लगाने के कारण वो महंगी हो जाती है, उत्पादकों के लाभ उसके ऊपर कम हो जाते हैं तो उनकी पूर्ति भी कम हो जाती है। सरकार कई वस्तुओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करती है कि इनका उत्पादन प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो। जैसे अभी सोलर पंप, सोलर लाइट, सोलर बल्ब, इनका प्रचार प्रसार कर रही है सरकार। उत्पादन लागत से भी कम कीमतों पर
बेच रही है, सरकार इन्हें इन उत्पादकों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दे रही है, तो इससे क्या होगा, उनकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि सरकार इनके ऊपर टैक्स वगैरह लगाए, विभिन्न प्रकार के सरकार प्रतिबंध लगा दे, तो फिर इनकी पूर्ति जो होती है वो कम हो जाती है। विक्रेता संघ की भूमिका, विक्रेता संघ की भूमिका हम देखेंगे मार्केट, बाजार और बाजार के प्रकार। तो बाजार में एक तो होता है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता और तीसरा होता है एकाधिकार, मोनोपोली। तो मोनोपोली एकाधिकार और एक अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप होता है अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। तो अल्पाधिकार में क्या होता है, 3-4 फर्में होती है उत्पादन करने वाली, और वो एक संघ बना लेती है, कार्टेल बना लेती है, और वो वस्तु की पूर्ति को नियंत्रित करती है। कीमतें बढ़ाते हैं तो एक साथ बढ़ा देती है, कम करते तो एक साथ कम कर देती है। जैसे भारत में सीमेंट की कंपनियां करती है, लोहा उत्पादन करने वाली कंपनियां करती है, एक साथ में रेट बढ़ जाते हैं, एक साथ में रेट उसके कम हो जाते हैं। तो ये जो संघ होते हैं ये भी तय करता है कि हमें किस कीमत पर बेचना है। यदि कीमत बढ़ाना हो तो उसकी पूर्ति को कम कर देते हैं, कालाबाजारी कर देते हैं, और अचानक से उसकी कीमत बढ़ जाती है, फिर मार्केट में उसकी पूर्ति भी बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से विक्रेता संघ की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। फिर है वस्तु की मांग, वस्तु की मांग। तो वस्तु की मांग भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करेगी। यदि वस्तु की मांग होगी तो उसकी पूर्ति बढ़ेगी। हम दो प्रकार के मोबाइल देख रहे हैं, एक कीपैड वाला मोबाइल, एक स्मार्टफोन। तो जैसे ये स्मार्टफोन की मांग बढ़ने लगी, उसकी पूर्ति भी बढ़ गई, और कीपैड वाली मोबाइल की मांग कम हुई तो उसकी पूर्ति भी एकदम कम हो गई। कंपनियों द्वारा उसे बनाना ही बंद कर दिया गया। तो मित्रों, हमने अभी पढ़ा कि पूर्ति क्या है। तो पूर्ति का तात्पर्य किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो उत्पादक किसी निश्चित कीमत पर निश्चित समयावधि में बाजार से बिक्री हेतु प्रस्तुत करता है, बाजार में बिक्री हेतु प्रस्तुत करता है। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व तो इसमें देगा वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमतें, उत्पादन से संबंधित तकनीक, परिवहन व संदेश वाहन के साधन, उत्पादकों की रुचियां, प्राकृतिक दशाएं, सरकारी नीति, विक्रेता संघ की भूमिका, वस्तु की मांग। अब हम आगे देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या है और ये कीमत से इसका क्या संबंध है। जैसे मांग का नियम हमने पढ़ा, मांग का नियम क्या है, मांग और उसकी कीमत के बीच संबंध, या वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में संबंध। ऐसे पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम यदि देखें तो पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत तथा विक्रेताओं द्वारा, पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत तथा विक्रेताओं द्वारा वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा, बेची जाने वाली मात्रा के बीच संबंध को बताता है। किसको? वस्तु की कीमत और विक्रेताओं द्वारा वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा के बीच संबंध को बताता है। और कैसा संबंध होता है इनके बीच में? ऋणात्मक या उल्टा, धनात्मक या सीधा या प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसके विपरीत हमने मांग के नियम में देखा था, तो उल्टा संबंध होता है, ऋणात्मक होता है, अप्रत्यक्ष संबंध होता है, लेकिन इनके बीच में कैसा धनात्मक, सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है। एक उदाहरण देखते हैं हम इसमें, ये है संतरा, ठीक, संतरे का उदाहरण ले रहे हैं, और ये कीमत
और ये है उसकी पूर्ति, उसकी पूर्ति। जब कीमत 1 रुपए हो तो उसकी पूर्ति भी 1 दर्जन, 2 रुपए है तो उसकी पूर्ति भी 2, 3 है तो उसकी पूर्ति 3, 4 है तो उसकी पूर्ति 4 और 5 है तो उसकी पूर्ति 5। इसे यदि हम एक वक्र के रूप में दर्शाएं तो ये हमेशा O होगा, ये X होगा, ये Y होगा, या हमेशा वस्तु की कीमत दर्शाई जाती है और यहाँ वस्तु की मांग या पूर्ति, चूंकि हम पूर्ति का नियम पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर पूर्ति। तो वस्तु की पूर्ति है 1, 2, 3, 4 और ये 5। वस्तु की कीमत है 1, 2, 3, 4, 5। ये पूरे काल्पनिक आंकड़े हैं, हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो जब वस्तु की कीमत 1 है तब पूर्ति भी 1 है, जब वस्तु की कीमत 2 है तब पूर्ति भी 2 है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ते जाएगी उसकी पूर्ति भी बढ़ते जाती है। तो इस तरीके से ये पूर्ति वक्र है, एसएस वक्र जिसे कहते हैं, सप्लाई वक्र। ये ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। क्लियर हो गया? तो वस्तु की कीमत तथा विक्रेता द्वारा वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा के बीच संबंध को बताता है और वस्तु की कीमत और मात्रा के बीच जो है सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने के साथ साथ, अब पूर्ति का नियम क्या है? वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति भी बढ़ती है एवं वस्तु की कीमत गिरने के साथ साथ उसकी पूर्ति भी गिरती है। ये पूर्ति का नियम है। वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी, वस्तु की कीमत गिरेगी तो उसकी पूर्ति भी गिर जाती है। एकदम क्लियर? हमने देखा जैसे ये वस्तु की कीमत, जैसे जैसे कीमत बढ़ते जा रही है उसकी पूर्ति भी बढ़ते जा रही है। इसे हमने वक्र के माध्यम से और एक एग्जाम्पल, सरल से एग्जाम्पल के माध्यम से हमने स्पष्ट किया है। क्लियर हो गया होगा? मांग का नियम, पूर्ति का नियम क्या है? तो वस्तु की कीमत तथा विक्रेताओं द्वारा उस वस्तु की पूर्ति के बीच संबंध को बताता है। दोनों के बीच में सीधा संबंध, धनात्मक प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है और कीमत के कम होने पर उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। यहाँ एक कोड वर्ड लगाया जाता है, अन्य बातें समान रहने पर। कई बार एग्जाम में इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है, अन्य बातें समान रहने पर क्या है? तो हमने देखा अभी पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व ढेर सारे देखे थे। इससे पहले हमने पढ़ा पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमतें, सरकारी नीति, तकनीकी ज्ञान, सरकारी नीति, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, ये सब बातें हमने पढ़ी थी। तो वस्तु की कीमत को छोड़ने के बाद वस्तु की कीमत को अलग कर दे और बाकी जो जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं वो है अन्य बातें। और इसे हम पढ़ेंगे मान्यताओं के अंतर्गत। पूर्ति के नियम की मान्यताएं, पूर्ति के नियम की मान्यताएं, पूर्ति के नियम की मान्यताएं। तो पूर्ति के नियम की मान्यताएं यदि हम देखते हैं तो नंबर 1, उत्पादक एवं विक्रेताओं का व्यवहार विवेकशील है। उत्पादक एवं विक्रेताओं का व्यवहार विवेकशील है। विवेकशील का मतलब होता है कि वो देखता है कि कीमत बढ़ रही है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ाएगा, कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम करेगा। वस्तु की कीमत को देखेगा, बाजार में वस्तु किस कीमत पर बिक रही है, उसका लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, हानि हो रही है क्या,
ये पूरी बातें वो देखता है, सोच समझकर व्यवहार करता है। क्रेता एवं विक्रेताओं की आय स्थिर है। दूसरी मान्यता है कि क्रेता एवं विक्रेता, क्रेता एवं विक्रेताओं की आय स्थिर है। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की आय स्थिर है। दूसरा ये मानकर चलता है कि जो क्रेता है और विक्रेता है उनकी आय स्थिर है, उनकी आय में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो वृद्धि होती है और ना ही कम। क्लियर हो गया? पहला हमने पढ़ा उत्पादक एवं विक्रेताओं का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है, और दूसरा क्रेता विक्रेता की आय जो होती है वो स्थिर होती है। आगे देखेंगे क्रेता विक्रेताओं की रुचि फैशन, रुचि फैशन आदत आदि में परिवर्तन न होना। उपभोक्ता की रुचि फैशन आदत आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन के साधनों के मूल्य स्थिर रहते हैं। उत्पादन के साधनों के मूल्य स्थिर रहते हैं। जैसे किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और उसको बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसकी कीमतों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग का कच्चा माल एक तो कपास है, कपास, दूसरा श्रम, बिजली, परिवहन, ये जो साधन है इनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं होगा। यदि इनकी कीमतों में परिवर्तन हो जाएगा तो फिर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। तो ये वो परिस्थितियां पड़ रहे हैं जो परिवर्तित नहीं होती है। तो उत्पादन के साधनों के मूल्य स्थिर रहते हैं। वस्तु विभाज्य है, वस्तु विभाज्य है, मतलब वस्तुओं को हम छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है, वस्तु की कीमत में, वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन उसकी पूर्ति को प्रभावित करता है। तो वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो भी वस्तु की पूर्ति उससे प्रभावित होगी, हम ये मानकर चलते हैं। तो क्या क्या मान्यताएं हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो एकेडमिक जो पढ़ाई कर रहे हैं बीए एमए वाले, उनको हर साल एग्जाम में ये लिखना ही होता है। तो उसकी मान्यताएं क्या है? उत्पादक एवं विक्रेताओं का व्यवहार विवेकशील है, क्रेता एवं विक्रेताओं की आय स्थिर है, उपभोक्ताओं की रुचि फैशन आदत आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्पादन के साधनों के मूल्य स्थिर रहते हैं, वस्तु विभाज्य है, वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन उसकी पूर्ति को प्रभावित करता है। तो हमने पढ़ा ये पूर्ति के नियम की मान्यताएं। हम लास्ट अवधारणा पढ़ेंगे पूर्ति के नियम के अपवाद। पूर्ति के नियम के अपवाद, पूर्ति के नियम के अपवाद अर्थात वो परिस्थितियां जिसमें पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, वो घटक जिसमें पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। तो भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। भविष्य में यदि जिस वस्तु की कीमत परिवर्तित हुई है और अधिक परिवर्तन होने की संभावना है तो उस पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। छोटा सा उदाहरण देते हैं, प्याज, काय का उदाहरण लेके चल रहे हैं हम, प्याज का, और हम बात कर रहे हैं मई, जून, जुलाई, ठीक है, फिर अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर। मई में जो है प्याज 10 रुपए किलो,
जून में 20 रुपए किलो, 20 रुपए केजी। तो अब वस्तु की कीमत बढ़ी है, प्याज की कीमत बढ़ी है, तो उसकी पूर्ति बढ़ जाना चाहिए। लेकिन उत्पादक क्या करेगा, अभी भी उसका स्टॉक बना के रखेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि जुलाई में जो प्याज होंगे वो 40 रुपए किलो होंगे और अगस्त में 50 रुपए किलो बिकेंगे। उसको पता है, इतना अनुमान है, संभावना है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी संभावना बन जाती है। तो इसलिए 10 रुपए किलो से 20 रुपए हो जाएगा, तब भी वो कुछ स्टॉक अपने पास में बना के रखेगा और पूर्ति की मात्रा में ज्यादा वृद्धि नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि भविष्य में और अधिक कीमतों में वृद्धि होने वाली है। सेम ऐसे उस समय भी लागू होता है जब भविष्य में वस्तु की कीमतें कम होने की संभावना होती है। तो भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, कलात्मक वस्तुओं पर नियम का लागू न होना, कलात्मक वस्तुओं पर लागू न होना। पूर्ति का जो नियम है वो कलात्मक वस्तुओं पर लागू नहीं होता। जैसे सुंदर कविता है, पेंटिंग है, ये कोई मशीन में तो बनती नहीं है कि इसकी पूर्ति में अचानक वृद्धि कर दी जाए, नहीं, ये तो जो है सो है, व्यक्ति की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी वस्तुओं की ना तो पूर्ति को में कमी कर सकते और ना ही वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए इन पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। नीलामी वाली वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। नीलामी वाली वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू न होना। अब नीलामी वाली वस्तु जैसे बैंक के माध्यम से रिकवरी वगैरह वसूल करने के लिए जाते हैं, लोन ले लेते हैं लोग बाग, चुका नहीं पाते हैं, तो वो जो वस्तुएं जो गारंटी के रूप में जो रखी थी वो नीलाम की जाती है। अब नीलामी वाली वस्तुओं की संख्या में वृद्धि या कमी नहीं कर सकते, तो इसलिए इस पर पूर्ति का नियम भी लागू नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है इसका, उत्पादन में प्राकृतिक शक्तियों का हाथ होने पर, उत्पादन में प्राकृतिक शक्तियों का हाथ होने पर। तो उत्पादन में प्राकृतिक शक्तियों का हाथ होने पर, जैसे कृषि उत्पाद। अब इसमें कृषि उत्पाद बारिश के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, प्रकृति के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, तो इसकी पूर्ति को कम करना या ज्यादा करना किसी के बस की बात नहीं है। इस प्रकार हमने आज देखा पूर्ति का नियम क्या है, पूर्ति के नियम की मान्यताएं क्या है और पूर्ति के नियम के अपवाद क्या है। तो हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो उत्पादन के साधनों से संबंधित होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते